हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जेईई 2024 के लिए सिविल इंजीनियरिंग के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। और जैसा कि आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हमारे लिए जो है इन लास्ट 30 डेज़ में रिवीजन करना बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना रिवीजन के अगर आप ऐसे एकदम से एग्ज़ाम देने चले जाएँगे, बिना ढंग से रिवीजन किए, तो कहीं न कहीं जो है आपने जो पहले की चीज़ें पढ़ी हैं उन्हें आप रिकॉल नहीं कर पाएँगे और आपका जो परफॉर्मेंस होगा एग्ज़ाम में वो अधूरा ही रह जाएगा। तो इसलिए जो है रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि इन टॉपिक्स का रिवीजन से क्या मतलब है? क्या रिलेशन है? तो मुझे पता चला, कुछ दोस्तों ने मुझसे पूछा, पर्सनली मैसेज किया या फिर मुझसे कॉन्टैक्ट किया और उन्होंने मुझे बताया कि सर कहीं न कहीं जो है हमारे लिए जो ये टाइम है कहीं न कहीं मुझे कम लग रहा है और हम लोग जो है पूरी तरह से अच्छी तरह से जो है रिवाइज़ नहीं कर पा रहे हैं। कुछ अगर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स या फिर कुछ ऐसे पोर्शंस पता चल जाते जिन्हें कवर करने से हम लगभग सब्जेक्ट्स को कवर कर पाते, ठीक है? ऐसा कुछ पता चल जाता तो बहुत अच्छा होता। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आपको जो है कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताया जाए, जिन्हें अगर आप प्रिपेयर कर ले रहे हैं, तो आपके लिए कहीं न कहीं एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाला है वो चीज़ और आप जो है एग्ज़ाम में अच्छा परफ़ॉर्म कर पाएँगे। तो इस वीडियो में मैंने वही बताने का कोशिश किया है। तो आई होप कि आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहेंगे और इन सभी टॉपिक्स को कहीं न कहीं जो है एक नोट्स में, मतलब एक छोटा-सा शॉर्ट नोट या फिर ऐसा करके बनाते रहेंगे, जिससे कि आगे चल के जो है आपको जो है एक आपके पास एक डायरी बन जाएगी, जिसमें आप जो है इन पर्टिकुलर टॉपिक्स को पढ़ते जाइएगा और जो है मार्क करते जाइएगा कि हाँ, मैंने ये टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए। तो इससे आप और जल्दी से पढ़ पाएँगे। ठीक है? तो सबसे पहले अगर हम बात करें, तो सिविल इंजीनियरिंग में सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपके 14 सब्जेक्ट्स हैं, सॉरी 12 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है? 12 सब्जेक्ट्स हैं। मैंने यहाँ पे बेसिकली 14 सब्जेक्ट्स होते हैं, बट यहाँ पे मैंने जो है ये इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी को अलग-अलग कर दिया है, मतलब एक में ले लिया है और उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग को भी नहीं मैंने ये किया। सोम एंड एनालिसिस को भी मैंने एक साथ ले लिया है, ठीक है? मतलब कि स्ट्रक्चरल एनालिसिस और सोम को, इसको भी एक साथ ले लिया है। तो इसलिए जो 14 सब्जेक्ट्स थे, वो जो है 12 सब्जेक्ट्स हो गए हैं, ठीक है? तो बेसिकली अगर हम बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग के जो है 12 सब्जेक्ट्स हैं आपके पास, ठीक है? इन 12 सब्जेक्ट्स को आपको क्या करना है, रिवाइज़ करना है और इन 12 सब्जेक्ट्स के लिए जो है मैं आपको जो है हर सब्जेक्ट के लिए स्पेसिफिकली कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं बताते जाऊँगा, ठीक है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं बीएमसी के बारे में, ठीक है? बीएमसी की अगर बात करूँ तो बीएमसी में पूरा ये जैसे कि आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर में और आपने अगर पीवाईक्यू सॉल्व किया होगा तो आपको पता होगा कि जो बीएमसी है वो अपने आप में एक पूरा मतलब ये है, बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। बट इस स्कोरिंग सब्जेक्ट में भी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिन्हें अगर आप पढ़ लेते हैं तो कहीं न कहीं जो है आप 80% ऑफ बीएमसी जो है बीएमसी के क्वेश्चंस को कवर कर ले जाएँगे। जैसा कि अगर हम बात करें क्या-क्या, तो सबसे पहला है आपका सीमेंट, है ना? सीमेंट ये ऐसा चैप्टर है जिससे कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। इसके अगर आप बात करें, खुद में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट ये है, चैप्टर है, जिसमें कि बोगीज कंपाउंड हो गया, टाइप्स ऑफ सीमेंट हो गया, इसके टेस्ट हो गए, जितने भी इसके टेस्ट हैं, केमिकल टेस्ट हो गया, फिजिकल टेस्ट हो गए, इन सब के बारे में। तो बहुत बड़ा चैप्टर है, अगर आप इसे कवर कर लेंगे, ठीक है? और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ चैप्टर बड़ा है, इसका जो स्कोर है वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है? इसका जो है सब्जेक्ट जो वेटेज है वो भी बहुत ज़्यादा है, तो इसे आपको ज़रूर से कवर करके चलना है, इसे ज़रूर से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद मिसेलेनियस टॉपिक की बात करें, तो पहले इससे क्वेश्चंस नहीं आते थे, बट अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठा के देखेंगे, जस्ट प्रीवियस ईयर पेपर्स उठा के अगर आप देखेंगे आप अपने एसएससी जेईई के, ठीक है? तो 2023 के, तो उसमें भी जो है एस्बेस्टस और ग्लास से जो है काफ़ी सारे क्वेश्चंस बने हुए हैं। ऑब्वियसली वो 1-2 क्वेश्चंस ही हैं, बट वो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं आपके रैंक के डिसाइड करने में, ठीक है? तो ये जो है टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना? उसके साथ-साथ अगर आप बात करें, तो पहले पेंट एंड वार्निश से भी कम क्वेश्चंस आते थे, बट अब पेंट एंड वार्निश से भी काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं। उसके साथ-साथ डोर एंड विंडोज़ पे भी टाइप्स जो है, जो डोर एंड विंडोज़ के जो टाइप्स हैं ना, उनसे काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, तो उनको आप ध्यान में रखिएगा। उसके साथ-साथ मैसनरी पे देखिएगा, मैसनरी में ब्रिक मैसनरी और स्टोन मैसनरी से अच्छे खासे क्वेश्चंस बनते हैं। ब्रिक मैसनरी में जो है क्वीन क्लोज़र, किंग क्लोज़र, ठीक है? या फिर बैट हो गया, ये सब चीज़ें जो है पूछ लेता है। उसके साथ-साथ अगर आप बात करें, तो स्टोन में जो है पहले नहीं पूछता था, बट अब जो है एशलर मैशनरी और फिर जो रबल मैशनरी है स्टोन का, उससे भी पूछ लेता है। तो जो है इसे भी देखते चलिएगा। उसके साथ-साथ जो है आप टिम्बर को भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है? ये तो इम्पोर्टेंट है ही, टिम्बर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके लिए। टिम्बर में बेसिकली अगर मैं बात करूँ, तो जो डिसीज़ेज़ होती है ना टिम्बर में, जो डिफेक्ट्स होती हैं, उनको आप ज़रूर से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि इनसे अब क्वेश्चंस बनते हैं। पहले टिम्बर से जो है ऑब्वियसली बनता था कि कॉनिफ़र कौन-सा है और क्या बोलते हैं,
कौन सा आपका एक्सोजेनस ट्री है, कौन सा एंडोजेनस ट्री है, ये सब मतलब नॉर्मल क्वेश्चंस बनते थे। बट अब अगर बात करें तो अब जो है उनके डिफेक्ट्स पूछ लेते हैं कि हाँ ये कौन सा डिफेक्ट है। कभी कभी तो डायग्राम बना के दिखा देता है कि ये रिंडिगल का डायग्राम बना के देता है और बोलता है कि बताओ ये वाला कौन सा डिफेक्ट है। तो वो सब बताना बताना पड़ता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो विनर्स और जो विनर्स के प्रोडक्ट होते हैं ना, जैसे लेमन बोर्ड हो गया, ये क्या बोलते हैं आपका बैटन हो गया, इन सब चीज़ों के बारे में भी आपको पढ़ के जाना है। इनके डायमेंशंस को आपको याद रखना है क्योंकि इनके डायमेंशन से जो है क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे बीएमसी की। अब हम बात करते हैं क्यूएसवी की। क्यूएसवी की अगर बात करें तो यूनिट्स, मतलब कि आपने देखा होगा क्यूएसवी में पूछ लेता है कि बताओ कॉर्निस है तो उसे हम किस यूनिट में नापते हैं, या फिर अगर आपका सरफेस एक्सकवेशन है तो उसे किस में नापते हैं, एक्सकवेशन है तो उसे किस में नापते हैं, है ना। अगर आरसीसी का कोई वर्क हो रहा है तो उसे किस में नापते हैं, और क्या बोलते हैं वन थिक ब्रिक वॉल है तो उसे किस में नापेंगे, हाफ ब्रिक थिक वॉल है तो उसे किस में नापेंगे। ऐसा करके जो है यूनिट्स पूछ लेता है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। उसके साथ साथ जो भी अप्रॉक्सीमेट मेथड है एस्टिमेशन के, जैसे कि आपका प्लिंथ एरिया मेथड हो गया, क्यूबिकल मेथड हो गया, ठीक है, ये सब जो क्वेश्चन, ये जो मेथड्स हैं इनके बारे में अच्छा खासा पूछ लेता है। बेसिकली अगर मैं सच बताऊं तो प्लिंथ एरिया मेथड जो है ना वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है मैटर रखता है, क्योंकि उससे जो है क्वेश्चंस पूछ लेता है कि बताओ इसमें से कौन सा जो है हम प्लिंथ एरिया में लेते हैं, कौन सा हम नहीं लेते हैं, ऐसे करके पूछ लेता है। तो उसे आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद जो वैल्यूएशन जो है क्यूएसवी का जो एक पोर्शन होता है वैल्यूएशन, इसको आप पूरी तरह से पढ़ लीजिएगा, इसमें जितनी भी डेफिनेशन है उन्हें कवर कर लीजिएगा। उसके बाद आउटटर्न को याद रखिएगा। आउटटर्न्स में आपको बताया जाता है कि जैसे एक दिन में जो है कोई अगर लेबर या फिर कोई एक स्किल्ड ये लगा हुआ है, ठीक है, स्किल्ड लेबर या फिर अनस्किल्ड लेबर काम कर रहा है, तो अगर आप वो आरसीसी वर्क कर रहा है तो वो कितना दे सकता है, सुपर स्ट्रक्चर में कर रहा है तो कितना दे सकता है, ठीक है, ऐसे करके जो है आउटटर्न्स बताते हैं। तो इन्हें भी आप याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडर्स, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडर को आप याद रखिएगा। कितने टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट का प्रोसीजर कैसे होता है, उसमें कितना आपका ये होता है अर्नेस्ट मनी होता है, कितना आप जो है ये देते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके बाद टेंडर के बारे में भी जान लीजिएगा कि किस तरह से टेंडर निकालते हैं, मतलब वही कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडर आप जान लीजिएगा। उसके बाद अगर बात करें कुछ मेथड्स की, तो जो मेथड्स होते हैं ना, जैसे सेंटर लाइन मेथड हो गया, आउट टू आउट और एंड इन टू इन मेथड हो गया, लॉन्ग वॉल मेथड, शॉर्ट वॉल मेथड, इन सब मेथड्स को आप में ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो है इनसे जो है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन अच्छे खासे बन जाते हैं। और कभी कभी तो कह देता है कि ये ड्राइंग बना के दे देगा, या फिर ऐसे स्टेटमेंट में भी दे सकता है, मतलब ऐसे बोल के भी दे सकता है कि कोई एक ये है, मतलब बिल्डिंग है या फिर कोई एक छोटा सा रूम है जिसका साइज इतना है, तो बताओ कि इसमें सेंटर लाइन टोटल कितना होगा, है ना, टोटल लेंथ ऑफ सेंटर लाइन पूछ लेता है। तो उसे आपको आप ध्यान में रखना है कि किस तरह से आप जो है सेंटर लाइन मेथड निकाल सकते हैं। तो ये जो बेसिकली जितने भी मेथड्स हैं, लॉन्ग वॉल हो गया, शॉर्ट वॉल हो गया, सेंटर लाइन हो गया, आउट टू आउट एंड इन टू इन हो गया, ये सब मेथड्स को आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं सर्वे की, ठीक है। सर्वे में अगर मैं बात करूं तो सर्वे में सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है वो है आपका कंपास सर्वे, है ना। कंपास सर्वे से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। आपने देखा होगा कंपास सर्वे से बियरिंग निकालने के लिए कितने ही बार आ जाता है, बियरिंग निकालो, ट्रैवर्स के बारे में पूछ लेता है। बेसिकली ट्रैवर्स भी आप देखेंगे तो कंपास सर्वे का ही एक मतलब पार्ट है। उसके बाद ट्रैवर्स पूछ लेता है, फिर कितना ही बार तो कंपास रिलेटेड लाइक प्रिज्मेटिक कंपास क्या होता है, और फिर आपका सर्वेयर कंपास क्या होता है, इनके बारे में पूछ लेता है। डिक्लिनेशन कितने बार पूछ लेता है, डिक्लिनेशन क्या हुआ, हाँ, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछता है। और अगर मैं बात करूँ पिछली बार, ये मैंने पिछली बार को ऐसे इसे कवर किया है, क्योंकि पिछली बार देखेंगे ना आप तो कर्व से काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चंस बने थे, है ना। कर्व से काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चंस बने थे, तो आपको कर्व भी जो है इसके भी जो भी फार्मूलाज है छोटे मोटे वो भी आपको याद करके चलने हैं। कर्व्स को जो है सेट कैसे कर सकते हैं तो उसे भी आपको याद रखना है ना। ये आपको डिग्री ऑफ कर्व जो निकालते हैं उसे भी पता होना चाहिए कि 1720/r होता है ना। फिर जो और 20 मीटर के लिए बात करें तो 1146 आर, 1146/r होता है डिग्री ऑफ कर्व, ठीक है। तो ऐसे जितने भी छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं या फिर छोटे छोटे जो फार्मूलाज हैं उन्हें आपको याद करके चलना है, जिससे कि ये जो क्वेश्चन, क्योंकि अब देखिए अब ऐसा हो गया ना, पहले ऐसा होता था कि एसएससी के एग्जाम में जो है थियोरी बताती थी और न्यूमेरिकल काम आता था, है ना। 70-30 का रेशियो या फिर 80-20 का रेशियो चलता था इनका, ठीक है। बट अब ऐसा हो गया ना कि इनका रेशियो जो है वो कुछ 50-50 का या फिर 60-40 का हो गया है, ठीक है। मतलब कि अब जो है न्यूमेरिकल भी काफ़ी अच्छे खासे और आ रहे हैं, ठीक है। अगर आप प्रीवियस उठा के देखेंगे और उसमें अगर आप देखेंगे तो हाँ काफ़ी अच्छे खासे जो है छोटे छोटे ही हैं, बट हाँ न्यूमेरिकल हैं, ठीक है। ऐसा अब ये देखिए जैसे ये हो गया, तो इस तरह के क्वेश्चन आए कि डिग्री ऑफ कर्व बताओ, तो ठीक है न्यूमेरि मतलब छोटा क्वेश्चन है बट न्यूमेरिकल है ना। तो कहीं ना कहीं जो है एक अलग सा प्रेशर बनता है जब न्यूमेरिकल आता है, तो क्योंकि जो थियोरेटिकल क्वेश्चन होते हैं उन्हें बस पढ़ना होता है और बताना होता है, बट इनमें थोड़ा सा सॉल्व करने वाला भी एक फैक्टर आ जाता है, इसलिए ठीक है। तो इनको भी आपको लेके चलना है। उसके बाद अगर हम बात करें अगले टॉपिक की, तो अगला टॉपिक है अपना चेन सर्वेइंग, ठीक है।
चेन सर्विंग से जो भी इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजीज़ हैं, लाइक बेस लाइन क्या होता है, टाई लाइन क्या होता है, कितने टाइप्स ऑफ टेप होते हैं हमारे पास, इनवार टेप क्या होता है, ये सब जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ चेन सर्विंग में आपको जो है, जो आपके प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग है, उनको भी आप मतलब प्रिंसिपल ऑफ सर्विंग, उनको भी आपको पढ़ लेना है, जो कि है वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, और क्या बोलते हैं 2 पॉइंट से 1 पॉइंट को मतलब लोकेट करना, ठीक है। तो उनको भी जो है आपको अच्छी तरह से जान लेना है। चेन सर्विंग में जितनी भी चीज़ें आ रही हैं, ऑफसेट कैसे निकालते हैं हम लोग, ऑफसेट को किससे नापते हैं, ठीक है। प्रिज्मेटिक का ये क्या कहते हैं उसे, ऑप्टिकल स्क्वायर क्या होता है, प्रिज्म स्क्वायर क्या होता है, वो हर चीज़ जो है आपको जान लेनी है, ठीक है। तो ये बात हो गई चेन सर्विंग की। और चेन सर्विंग में आपको ये भी जान लेना है, इनमें अगर मैं थोड़ा सा कुछ और बताऊँ मैं कि हाँ कौन से टॉपिक और इंपॉर्टेंट है, तो वो जो ये एक क्वेश्चन होता है, आपने फेस किया होगा कि क्या बोलते हैं, आपने एक बार मेज़र किया और आपने इससे गलत टिप से मेज़र कर लिया, फिर गलत स्केल से मेज़र कर लिया, फिर आपको वो सुधार करना है। तो वो वाला जो है ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे खासे पूछ लेते हैं, या फिर पूछ लेता है कि जो है पहले हमारा हमने चेन से एक लेंथ को मेज़र किया, और हमें बाद में पता चला कि हमारा चेन जो है 20 सेंटीमीटर जो है वो छोटा था या फिर बड़ा था। तो आप बताइए कि वो मतलब उसका एक्चुअल लेंथ कितना है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को पूछ लेता है। तो करेक्शन वाला जो ये है ना, जो इसमें जो करेक्शन वाला टॉपिक है चेन सर्विंग में जो करेक्शन वाला टॉपिक है, जो हम अलग अलग चीज़ों के लिए करेक्शन लगाते हैं, उनको जो है आपको अच्छी तरह से पढ़ के चलना है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें इंस्ट्रूमेंट की, मतलब इसके बाद अगले टॉपिक की अगर बात करूँ, तो अगला टॉपिक है इंस्ट्रूमेंट। यानी कि सर्वेइंग सब्जेक्ट में जितने भी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं ना, उनके बारे में आपको पढ़ लेना है ना। उनके बारे में कम से कम आपको एक बार देख के ज़रूर से जाना है, याद नहीं करना है, फिर भी पढ़ के ज़रूर जाना है, क्योंकि उनसे भी अच्छे खासे क्वेश्चंस बनते हैं। लाइक कभी कभी पूछ लेता है कि थ्योडोलाइट है, तो थ्योडोलाइट से हम लोग क्या करते हैं, या फिर एंगुलर मेजरमेंट करने के लिए हम किसका इनमें से यूज़ करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि हम किस इंस्ट्रूमेंट का जो है किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, और उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है ना, वो कैसा होता है, ताकि हम उसे बता पाएँ, ठीक है। तो आपको ये भी लेके चलना है। उसके बाद अगर मैं अगले टॉपिक की बात करूँ, तो अगला टॉपिक है लेवलिंग। लेवलिंग से भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो लेवलिंग को भी आपको पढ़ते हुए चलना है। ये बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं कि लेवलिंग क्या बोलते हैं कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। उसके बाद अगला टॉपिक है, आपका कंटूर, है ना। कंटूर से बेसिकली अगर आप देखें, तो कंटूर से बहुत सारा पिछली बार भी अगर कहूँ तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बना था, और हर बार बनता है, तो इसको भी आपको पढ़ते हुए चलना है। तो ये कुछ 6 टॉपिक्स थे, ठीक है। 6 टॉपिक्स थे आपके सर्वेइंग के। ऑब्वियसली मुझे जहाँ तक लगता है कि इसमें लगभग पूरा सब्जेक्ट ही कवर हो गया है, क्योंकि चेन सर्विंग में आपको बता ही रहा हूँ, कंपास सर्वे बता ही रहा हूँ, ठीक है, लेवलिंग बता ही रहा हूँ, कर्व और कंटूर आप मतलब कर लीजिएगा, ठीक है। और साथ साथ इंस्ट्रूमेंट में पढ़ने को कह रहा हूँ, तो लगभग पूरा सब्जेक्ट आ रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये पूरा सब्जेक्ट ही जो है कहीं ना कहीं अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं मैं आगे पीछे करते हुए मुझे सभी टॉपिक्स को लेना पड़ा, ठीक है। सॉइल मैकेनिक्स की अगर हम बात करें, तो सॉइल मैकेनिक्स में जितने भी अजम्पशंस और जितने भी बेसिक फार्मूलाज हैं, उन्हें आपको अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना है। इसे हमने मैराथन क्लास में कवर भी किया है, तो मतलब इसे छोड़ने वाली कोई बात नहीं है कि इसमें ये चीज़ हम छोड़ देते हैं, ये चीज़ पर कर लेते हैं। सॉइल मैकेनिक्स से अब बहुत सारे क्वेश्चंस बनने लगे हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये हमारे लिए। तो इनमें ऐसा कुछ नहीं है जो हम छोड़ सकते हैं, इसमें हर चीज़ को लेकर चलना है, सभी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर टू लास्ट चैप्टर, ठीक है। तो इसको आपको लेके चलना है। उसके बाद अगर आप बात करें फ्लूइड मैकेनिक्स की, तो फ्लूइड मैकेनिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले आपको पढ़ना है फ्लूइड प्रॉपर्टीज़, है ना। जो भी पहला चैप्टर है उसे आपको पढ़ लेना है, क्योंकि उससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। फिर आपको पढ़ना है प्रेशर एंड बायंसी, ठीक है। आपको पढ़ना है प्रेशर एंड बायंसी, ये आपको इससे काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं, स्पेशली प्रेशर से ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। प्रेशर वाला चैप्टर जो है अच्छी तरह से पढ़ के चलना है। उसके बाद है फ्लो इन पाइप, ठीक है, कि पाइप में फ्लो कैसे होता है, ठीक है। जो भी फार्मूलाज हैं हेड लॉस के या फिर इन सब चीज़ों के, उनको आपको जो है अच्छी तरह से देख लेना है। उसके बाद फ्लूइड काइनेमेटिक्स जैसा आपको मैंने पढ़ाया था, फ्लूइड मैकेनिक्स भी हमने कंप्लीट कर लिया है। तो फ्लूइड काइनेमेटिक्स से भी जो आपके जो भी मतलब इंपॉर्टेंट फार्मूलाज बनते हैं, जो भी इक्वेशंस बनते हैं, उनको आपको लेके चलना है। बर्नौलीज इक्वेशन हो गया, कंटिन्यूटी इक्वेशन हो गया, इन सभी चीज़ों के जो आपके मतलब इन्हें हम किस तरह से यूज़ करते हैं इनको, ठीक है। इनके एडवांटेजेस क्या हैं, इनके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, इनके अजम्पशंस क्या हैं, इन सभी चीज़ों को भी आपको पढ़ते हुए चलना है, ठीक है। इसके बाद जो है ओसीएफ पढ़ लेना है, ठीक है। ओसीएफ में क्या, ओसीएफ में बेसिकली जो है आपको चैनल के बारे में बताया जाएगा कि हाँ जो चैनल है उसमें सच बताऊँ तो चैनल में आपको कौन सा कैसे पढ़ना है, तो जो आपके आइडियल चैनल होते हैं ना,
जो आपके आइडियल चैनल सेक्शन होते हैं उनको आप इनकी प्रॉपर्टीज़ को आपको पढ़ के चलना है, ठीक है। जैसे कि कोई अगर ट्रेपेजॉइडल सेक्शन है तो आइडियल ट्रेपेजॉइडल सेक्शन का जो है जो आपका डायमेंशन होता है वो किस तरह से एक दूसरे से जो है रिलेशन रखता है, इसको आपको लेके चलना है ना। तो ये आपको पढ़ते हुए चलना है। उसके बाद अगले सब्जेक्ट की बात करूँ तो इरिगेशन इंजीनियरिंग। अगर इरिगेशन इंजीनियरिंग की अगर बात करें तो इरिगेशन इंजीनियरिंग में आपको सबसे पहले पढ़ना है टाइप्स ऑफ इरिगेशन, ठीक है। टाइप्स ऑफ इरिगेशन मेथड पढ़ लेना है। फूरो इरिगेशन हो गया, स्प्रिंकलर हो गया, ड्रिप इरिगेशन हो गया, इन सबको आपको पढ़ लेना है अच्छी तरह से, ठीक है। उसके बाद वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स। वाटर रिक्वायरमेंट से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। स्पेशली एक फार्मूला होता है डेल्टा डी इज इक्वल्स टू 8.64 बी, ठीक है। डेल्टा डी इज इक्वल्स टू 8.64 बी। इस फार्मूला को आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। इसके बाद है रन ऑफ एंड पर्सिपिटेशन, ठीक है। रन ऑफ किस तरह से आता है, रन ऑफ कोएफिशिएंट क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मतलब बहुत सारे हमारे पास फार्मूलाज भी हैं रन ऑफ निकालने के लिए। किसी ने कुछ दे रखा है, किसी ने कुछ दे रखा है, डिकेंस फार्मूला, रिव्स फार्मूला, AIR/360 हो गया, तो ये वाला फार्मूला। उसके बाद फिर ऐसे करके काफ़ी सारे फार्मूलाज हैं हमारे पास, ठीक है। तो उनको पढ़ लेना अच्छी तरह से, ठीक है। पर्सिपिटेशन क्या होता है, किन किन फॉर्म में होता है, इनको आपको जानते रहना है। और क्या बोलते हैं किस तरह से होता है पर्सिपिटेशन, लाइक कि अगर मतलब कब हम कहेंगे कि हाँ ये हमारा जो हमारा पर्सिपिटेशन का जो फॉर्म है वो रेन है, कब हम इसे कहेंगे कि हाँ ये हेल है, कब कहेंगे कि हाँ ये हमारा ड्रिजल है, इसे भी आपको जानते हुए चलना है। तो काफ़ी मतलब बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा टॉपिक है ये, टॉपिक्स छोटे छोटे हैं। आपको मैं जैसे बता रहा हूँ तब को लग रहा हो कि हाँ बहुत बड़ा बड़ा है, बट ऐसा नहीं है। आपको अगर आप क्या बोलते हैं अगर एक स्पेसिफिकली हो क्या आप पढ़ेंगे तो जो है आपको पता चलेगा कि नहीं बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। बेसिकली ये 2 या 3 पेजेस के एक मेथड होंगे, मतलब एक टॉपिक्स होंगे, ठीक है। तो 2-3 पेजेस के एक टॉपिक है, उन्हें आप पढ़ते चलेंगे और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है, ऐसे नहीं कि बोरियत करने वाले। आप जो पढ़ेंगे तो आपको अपने आप ही इसमें ऐसे इंटरेस्ट जगने लगेगा और आप जो है काफ़ी अच्छी तरह से इसे कम समय में कंप्लीट कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि मतलब अननेसेसरी हैं, इनको आपको पढ़ना ज़रूरी भी है, चाहे आप इस तरह से पढ़ें चाहे आप वैसे पढ़ें। पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि ऑब्वियसली एग्जाम में इनसे क्वेश्चंस आते हैं, तभी मैंने इन्हें कवर मतलब इन्हें मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है, अदरवाइज मैं इन्हें इंक्लूड नहीं करता, ठीक है। तो इनको आप देखते चलिएगा। उसके बाद चैनल डिज़ाइन है। चैनल डिज़ाइन में जो आपका लेसी मेथड और जो कैनेडी मेथड है, इन दोनों को ही जो है आपको पढ़ते हुए चलना है। इन दोनों के ही फार्मूलाज़ को आप याद रख लीजिएगा, दोनों के ही एडवांटेजेस को जान लीजिएगा, ठीक है। जिससे कि आपको जो है एग्ज़ाम में किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। उसके बाद रिक्लेमेशन एंड वाटर लॉगिंग और रिक्लेमेशन से जो है जो भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं, लाइक कि हम किस तरह से जो है अपने सॉइल को रिक्लेम कर सकते हैं, या फिर जो है क्या बोलते हैं कब हमारा सॉइल जो है क्या बोलते हैं कहलाता है कि हाँ वो अल्कलिनिटी में आ गया है, या फिर जो है हमारे सॉइल को जो है वाटर लॉगिंग से हम लोग कैसे बचा सकते हैं, एडवांटेजेस क्या होता है अच्छा ड्रेनेज प्रोवाइड करने का, ये सब चीज़ें जो है पूछ लेता है। तो इन्हें भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, पढ़ते हुए चलना है। और इसके साथ साथ हाइड्रोलॉजी की अगर बात करूँ तो हाइड्रोलॉजी के भी 2-3 टॉपिक्स हैं, जैसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस। बहुत बार आपने एक देखा होगा क्वेश्चन आता है, अगर आपने सॉल्व किया होगा कि अगर कोई ये है रेनफॉल है या फिर कोई एक स्टॉर्म है, ठीक है, कोई एक स्टॉर्म है जो कि 10 साल में एक बार आता है, तो बताइए कि अगले मतलब कुछ सालों में जो है उसके आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, ऐसा करके क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो वो वाला जो क्वेश्चन है उसे आपको इसी चैप्टर में मिलेगा, तो इस चैप्टर को भी आपको पढ़ते हुए चलना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस, इसको आपको पढ़ते हुए चलना है। उसके बाद जो है पर्सिपिटेशन पढ़ लेना है। पर्सिपिटेशन कितने फॉर्म में होता है, जैसा मैंने आपको यहाँ पे बताया था ना, वैसे पर्सिपिटेशन कितने फॉर्म में होता है। पर्सिपिटेशन होने के जो 4 मतलब ये है जो मेन रीजंस हैं, जैसे कि फ्रंटल मेथड हो गया या फिर जो है आपका कन्वेक्टिव हो गया। तो इन सब चीज़ों को जो है आपको पढ़ते हुए चलना है कि जो है कब हमारा जो है कोई अगर पर्सिपिटेशन हो रहा है तो उसे हम कहेंगे कि हाँ, ये हमारा फ्रंटल पर्सिपिटेशन हो रहा है, फ्रंटल चीज़ की वजह से, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको पढ़ते हुए चलना है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ अगले टॉपिक की, मतलब अगले सब्जेक्ट की, तो अगला सब्जेक्ट है अपना ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की अगर बात करें तो इसमें जो है बेसिकली आपको हाईवे इंजीनियरिंग में अगर कहूँ, हाईवे इंजीनियरिंग में आपको जियोमेट्रिक डिज़ाइन पढ़ के चलना है, पेवमेंट मटेरियल पढ़ लेना है, ट्रैफिक इंजीनियरिंग के जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज और टॉपिक रिलेशंस हैं उन्हें आपको लेके चलना है। और रेलवे में अगर मैं बात करूँ तो रेलवे के जो बेसिक्स हैं और जो ज्योमेट्रिक है, ठीक है, जो रेलवे के बेसिक्स हैं, जैसे कि क्या बोलते हैं गेज क्या होता है, ठीक है, कितने टाइप्स ऑफ रेल होते हैं हमारे पास, ये सब बेसिक्स फार्मूला आपको पढ़ लेना है। स्लीपर क्या होता है, क्या बोलते हैं कंपोजिट इंडेक्स क्या होता है, फिर एक क्या बोलते हैं ये सब चीज़ें, क्या बोलते हैं स्लीपर डेंसिटी क्या होता है, हम किस तरह से जो है स्लीपर डेंसिटीज रखते हैं। तो इन सब चीज़ों को आपको पढ़ते हुए चलना है। और जो इसके हल्का फुल्का जो ज्योमेट्रिक्स हैं उन्हें आपको पढ़ लेना है। बेसिकली इसमें ज्योमेट्रिक्स में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, इसके ज्योमेट्रिक्स में सिर्फ एक सुपर एलिवेशन है और उसके साथ साथ जो है जो ग्रिड कंपनसेशन देते हैं उसको, ठीक है। मतलब कि अगर हम बात करें रेलवे ज्योमेट्रिक्स की, तो रेलवे ज्योमेट्रिक्स में आपको बस जो है सुपर एलिवेशन,
ठीक है, और जो हम ग्रिड कंपनसेशन देते हैं वो, ये कुछ चीज़ें जो है पढ़ते हुए चलनी है, ठीक है। तो ये आपका ये कवर हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की। तो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में जो है क्वालिटी ऑफ वाटर, ठीक है, क्वालिटी ऑफ वाटर आपको पढ़ के चलना है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। क्वालिटी ऑफ वाटर हो गया, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग हो गया, ठीक है। वाटर ट्रीटमेंट के जो प्रोसीजर्स हैं, जितने भी प्रोसीजर हैं, मतलब उनको जो है ऐसे नहीं कि मतलब पूरा एकदम लेके बैठना है, ऐसा नहीं। आपको बस प्रोसीजर को अच्छी तरह से पढ़ते चलना है कि कौन सा प्रोसीजर पहले होता है और वो क्यों किया जाता है। फिर उसके बाद हम प्रोसीजर कौन सा करते हैं, जैसे कि एरेशन करते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले आप उसका स्क्रीनिंग कराते हैं। फिर स्क्रीनिंग क्यों कराते हैं हम लोग, ताकि जो भी वाटर है उसमें जो भी बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं वो हट जाएँ। फिर हम एरेशन कराते हैं। एरेशन क्यों कराते हैं, तो एरेशन जो है हम अपने जो भी हमारे गंदे एयर है, फिर मतलब जो कहते हैं ना कि जो भी हमारे मतलब ये हैं, मतलब एयर में जो भी क्या बोलते हैं ये हैं, जैसे H2S हो गया, ठीक है, इन सब चीज़ों को जो है हटाने के लिए हम लोग एरेशन करा लेते हैं, ठीक है। ऐसा करके जितने भी चीज़ें हैं हम लोग जो है किस प्रोसीजर कैसा है हमारा और क्यों प्रोसीजर हम वो करते हैं, उससे हमें क्या फ़ायदा मिलता है, ठीक है, ये आपको पता करते हुए चलना है। तो ये बात हो गई वाटर ट्रीटमेंट की, ठीक है। इसके बाद जो है आपको वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट पढ़ना है। अभी तक हम वो मैंने जो आपको बताया था वो वाटर ट्रीटमेंट था, ठीक है, रॉ वाटर ट्रीटमेंट। अब ये कौन सा है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है, तो आपको ये पढ़ते चलना है। BOD पढ़ लेना है और फिर एयर पॉल्यूशन एंड नॉइज़ पॉल्यूशन पढ़ लेना है। ये जो टॉपिक है वो काफ़ी छोटा है, ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ बड़ी चीज़ें नहीं है, बट ये जो वेटेज जो रखता है ना, वो काफ़ी अच्छा खासा वेटेज रखता है, तो इनको आपको पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें सिटी की, तो सिटी में आपको वाटर सीमेंट रेशियो पढ़ लेना है। कॉन्क्रीटिंग प्रोसेस कैसा है, कि किस तरह से करते हैं, वो आपको पढ़ लेना है। उसके बाद स्पेशल केसेस पढ़ लेना है, लाइक कोल्ड वेदर कॉन्क्रीटिंग होता है तो हम कैसे करते हैं, हॉट वेदर कॉन्क्रीटिंग होता है तो हम उसमें क्या क्या करते हैं, अंडर वाटर कॉन्क्रीटिंग होता है तो उसे हम कैसे करते हैं, इनको आपको पढ़ लेना है। फिर हम बात करें अगर RCC में, तो RCC में आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है, सभी फार्मूलाज को, सभी चैप्टर के फार्मूलाज को अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना है, पढ़ लेना है। DSS की बात करूँ अगर, डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर की, तो आपको कनेक्शन पढ़ लेना है, और कनेक्शन के साथ साथ आपको जो है प्लेट गर्डर पढ़ लेना है, ठीक है, प्लेट गर्डर और कनेक्शन पढ़ लेना है। और इसके साथ साथ अगर मैं एक चीज़ और अगर मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँ, ठीक है, तो कनेक्शन और प्लेट गर्डर तो पढ़िएगा ही, और इसके साथ साथ जो है आप जो है जो भी आपके मतलब नॉर्म्स हैं, ठीक है, जो भी आपके नॉर्म्स हैं एज़ पर 800, ठीक है, एज़ पर IS 800 जो भी नॉर्म्स दिए हुए हैं, जैसे कि अगर कोई हमारा जो है मतलब बताया हुआ है, जैसे मैंने आपको कंप्रेशन मेंबर में पढ़ाया है, टेंशन मेंबर में पढ़ाया है, ठीक है, तो कंप्रेशन मेंबर, टेंशन मेंबर, इनके कुछ क्या क्या नॉर्म्स हैं, हर चैप्टर में जो भी नॉर्म्स दिए हुए हैं, लाइक ये कंप्रेशन मेंबर में अगर हम करते हैं तो लेसिंग हम किस तरह से करते हैं, ठीक है, लेसिंग के जितने भी चीज़ें हैं वो चीज़ आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। टेंशन है तो टेंशन में जो है, टेंशन मेंबर में हम लोग जो है फेलियर मेथड्स क्या कौन से होते हैं, ठीक है, उनमें जो है कब हम जो है नेट एरिया लेते हैं, कब हम जो है ग्रॉस एरिया लेते हैं, ठीक है, रप्चर किस तरह से हो रहा है, ब्लॉक शेयर फेलियर क्या होता है, लैग एंगल क्यों हम लोग यूज़ करते हैं, इन सब चीज़ों को जो है एक मतलब मैं कह दूँ तो अगर बेसिक टर्मोलॉजी जो है ना, बेसिक आइडिया और बेसिक टर्मोलॉजी आपको हर सब्जेक्ट का होना चाहिए, है ना, तभी आप जो है मतलब क्या बोलते हैं अपने आप को जो है कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, मेरा प्रिपरेशन एक तरह से फुलफिल्ड है, पूरी तरह से ये है, सेटिस्फाइड है, ठीक है। तो बेसिक आइडिया सबका होना चाहिए, और साथ ही साथ जो है, ठीक है, बेसिक आइडिया सबका होना चाहिए, छोटे मोटे जितने भी नॉर्म्स हैं सब आपको याद होने चाहिए, और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी पता होने चाहिए, ठीक है। प्लेट गर्डर को मैंने इसलिए जोड़ा है क्योंकि प्लेट गर्डर से जो है बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, क्या बोलते हैं इसके इससे कि मतलब आपका कितना जो है ये होगा, प्लेट गर्डर में जो है बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है कि क्या बोलते हैं, वो भी एक तरह से नॉर्म्स ही हैं, ठीक है, वो भी IS 800 के नॉर्म्स भी है, कि जैसे कि कब आप जो है इंटरमीडिएट स्टिफनर यूज़ करेंगे, कब आप जो है हॉरिजॉन्टल स्टिफनर्स को यूज़ करेंगे, ठीक है, तो ये सब जो चीज़ें हैं वो पूछता है, ठीक है। तो उसे आपको पता होना चाहिए कि कब जो है आप इंटरमीडिएट स्टिफनर्स को यूज़ करेंगे, जब आपका क्या होगा, जब आपका जो है DW/TW जो है इसका वैल्यू जो है कितने से ज़्यादा होगा, कितने से कम होगा, तो हम लोग जो है कौन से स्टिफनर्स को यूज़ करने वाले हैं, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बात करें अगर सोम और एनालिसिस की, यानी कि सोम और स्ट्रक्चरल एनालिसिस की, तो इनमें अगर हम बात करें तो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ठीक है, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, SFD और BMD के जितने भी ये चीज़ें हैं, मतलब कि नॉर्मल कॉन्ट्राफ्लेक्चर कैसे मिलता है हमें, ठीक है, बेसिक जो चीज़ें हैं, जैसे कि सिर्फ अगर ये लोडिंग है, ठीक है, सिर्फ एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और उसमें सिर्फ यूडीएल लगा है, तो उसमें आपका SFD BMD कैसा बनता है, ये सब चीज़ आपको मतलब बेसिक चीज़ पता होना चाहिए। कॉलम, ठीक है, कॉलम तो बेसिकली आपको RCC में भी आप पढ़ रहे हैं, बट यहाँ पे भी मैंने जोड़ दिया क्योंकि ये जो RCC में जो हम पढ़ते हैं वो रिकमेंडेड वैल्यू होता है, और यहाँ पे जो है हम लोग का थियोरेटिकल वैल्यू होता है, ठीक है, तो थोड़ा सा चेंज होता है, बट बाकी सब कुछ सेम होता है। और इसके साथ साथ आप रैंकाइन फार्मूला और जो है आइलट्स फार्मूला भी पढ़ लेंगे, तो इसलिए मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, तो ये पढ़ लीजिएगा। फ्लेक्सुरल इक्वेशन एंड अजम्पशन, टॉर्जनल इक्वेशन एंड अजम्पशन, शियर, डिटर्मिनेसी एंड इनडिटर्मिनेसी और ट्रस,
ये जो चैप्टर्स हैं आपके सोम और एनालिसिस के हैं, ठीक है, तो इनको भी आपको पढ़ते हुए चलना है। तो आई होप कि मैंने जो है आपको सभी सब्जेक्ट्स के जो है लगभग सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बता दिया है। और मुझे जहाँ तक लगता है ये शायद 50 के अप्रॉक्स या फिर 50 से हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा भी हो, तो वो मैटर नहीं करता हमारे लिए। यहाँ पे फिलहाल में जो है गिनती जो है वो मैटर नहीं करता कि 50 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैटर ये करता है कि हमने सभी इंपॉर्टेंट सब चैप्टर्स को या फिर सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जो है कवर कर लिया कि नहीं कर लिया। और मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप जितने भी मैंने ये टॉपिक्स बताए हैं ना, आप इन्हें एक नोट्स कर मतलब एक डायरी में नोट करते हुए चलिएगा। और अभी भी हमारे पास कम से कम लगभग जो है सच बताऊँ तो 20 दिन के अप्रॉक्स में है ना, 20 दिन अभी भी है। तो 20-25 दिन अभी भी है, तो 20-25 दिन को जो है आप जो है बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइज़ करके जो है अगर एक दिन में एक सब्जेक्ट को भी कंप्लीट करेंगे ना मेरे भाई विथ PYQ, तो भी आपके लिए जो है कहीं ना कहीं आप मतलब बेनिफिशियल ही होगा। आप जो है पॉजिटिव साइड में ही होंगे, ठीक है। तो आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कीजिएगा कि आप जो है इन सभी टॉपिक्स को कवर कर पाए, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जितने सब्जेक्ट्स मैंने मतलब ऑब्वियसली जितने सब्जेक्ट्स मैंने कवर कराए हैं, अगर मैं आपको बताऊं तो BMC हमने किया ही है, ठीक है। उसके बाद जो है सॉइल मैकेनिक्स हमने किया ही है, हाइड्रोलिक्स एंड फ्लूइड मैकेनिक्स किया है हमने, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग किया है, RCC किया है, DSS कर ही लिया है, ठीक है। उसके बाद CT के मैंने 3-4 वीडियोज डाले थे 10 मिनट शो में, तो इसको भी मैं कह सकता हूँ कि हाँ हमने आधा किया है आधा नहीं किया, थोड़ा सा मतलब है इसमें भी। सो एनालिसिस कर लिया है। तो लगभग जो है 3-4 सब्जेक्ट्स जो है जैसे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग हो गया, ठीक है, ये हमने नहीं कर लिया है। QSV हो गया तो ये हमने नहीं किया है। सर्वे हो गया तो ये हमने नहीं किया है, ठीक है। और इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी, लेकिन इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी का जो है अगर जिन भी मेरे दोस्तों को ऐसा है कि मैंने नहीं पढ़ा है, आई नो मैंने नहीं पढ़ा है, बट ना मैंने इसके नोट्स और इसके कुछ मतलब ये जो थे मेरे पास PDFs थे, मतलब जो भी मेरे पास रिसोर्सेज थे मैंने वो आपको प्रोवाइड कर दिए थे टेलीग्राम पे, तो वहाँ से आप जो है इसे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है लगभग चीज़ें मैंने कवर कराई हैं। और 1 2 3 और 4 सब्जेक्ट जो है, ठीक है, 4 सब्जेक्ट्स हमसे नहीं हो पाया है, ठीक है। और मैं इसे एक्सेप्ट भी करता हूँ। और मुझे नहीं लगता कि अब इस समय जो है मुझे इनके क्लासेस चलाने भी चाहिए। अगर मैं चाह के भी मतलब करना भी चाहूँ तो मुझे नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब जो है टाइम नहीं बचा कि आप जो है इनको ऐसे ब्रॉडली में पढ़ें। तो मेरे लिए इसलिए मैंने सोचा कि आपको मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देता हूँ, जिनसे कि आप जो है इन सब्जेक्ट से आने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन्हें आप कवर कर लें, ठीक है। और जल्द ही, ठीक है, जल्द ही जो है हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है 2023 में जितने भी पेपर्स हुए थे, लाइक 2023 में अगर हम सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग में जो है टोटल 4 सेट्स हुए थे, ठीक है। टोटल 4 सेट्स हुए थे, यानी 4 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। तो उन 4 शिफ्ट के जो 4 पेपर्स हैं, यानी कि टेक्निकल के, यानी कि हम बात करें तो कितने क्वेश्चन हो गए, 400 क्वेश्चन हो गए हैं। तो इन 400 क्वेश्चन को हम लोग जो है यहाँ पे इसी प्लेटफॉर्म पे हम लोग मिलकर सॉल्व करेंगे, ठीक है, विथ सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज जो है जैसे मान लीजिए BMC का है, तो इन चारों शिफ्ट में, ठीक है, इन चारों शिफ्ट में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग BMC में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हें अच्छी तरह से मिलकर सॉल्व करेंगे। और वहाँ पे मैं बताऊंगा भी कि किस शिफ्ट में पूछे गए हैं। बाद बाकी आप मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे, सभी चीज़ आप बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे, बहुत कम समय बचा है, इसे बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइज़ करिए, ठीक है। तो ये था आज की वीडियो में। आई होप कि आपको सभी चीज़ें समझ में आई होंगी। किसी भी तरह का क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, किसी तरह का सजेशन जिससे कि हम इन वीडियोज़ को और हेल्पफुल बना सकते हैं तो वो भी आप बता सकते हैं, ठीक है। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप और हम मिलकर एक साथ अच्छी तरह से अपने मतलब प्रिपरेशन को और आगे बढ़ा सकते हैं और अपने सिलेक्शन को गारंटीड कर सकते हैं। तो ये था आज की वीडियो में। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।